नमस्कार। एक बार फिर आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कुमारी, व्याख्याता प्रवर कोटि, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी वाणी की विशिष्टता के संबंध में। वाणी की विशिष्टता का तात्पर्य यहाँ आवाज़ की ध्वनिगत विशेषताओं से है। तो आइए देखते हैं कि हमारी आवाज़ में वो कौन सी विशेषताएं होती हैं जो संदेश के संप्रेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मौखिक संप्रेषण में शब्द अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त वक्ता द्वारा बोलने के तरीके अथवा शैली से या वाणी के माध्यम से अपने वास्तविक अर्थ को व्यक्त करते हैं। वाणी की विशिष्टताओं का परिचय इन वाक्यों में दिया जा सकता है कि मौखिक संप्रेषण में जब हम शब्द जो भी जिनका उच्चारण करते हैं वो अपने सामान्य अर्थ के अलावा वक्ता के द्वारा बोलने के जो तरीके होते हैं या उनकी जो शैली होती है उसके माध्यम से, यानी कुल मिलाकर जो वाणी निकलती है अपनी विशेषताओं के साथ जो उनकी आवाज़ निकलती है उसके माध्यम से अपने वास्तविक अर्थ को व्यक्त करते हैं। यानी कि शब्द सिर्फ अपने रूढ़ अर्थ में ही ना होकर के उनको जिस प्रकार से बोला जाता है और जिस तरह की गति से बोला जाता है उसके माध्यम से वो श्रोताओं तक अपने वास्तविक अर्थ को पहुंचाते हैं। पीटर ड्रकर के अनुसार संप्रेषण में वह सुनना सबसे महत्वपूर्ण है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा रहा होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। पीटर ड्रकर कहते हैं कि जब भी किसी संदेश के संप्रेषण को श्रोता सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहिए जो शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है, बल्कि उस अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए जो उस आवाज़ से निकल रहा है। प्रोफेसर बार्कर और गॉट के शब्दों में भाषा के साथ एक ऐसी भाषा होती है जिसमें वाणी की विशिष्टताएं सम्मिलित होती हैं। प्रोफेसर बार्कर और गॉट यहाँ कहते हैं कि जब हम किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी वक्ता किसी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने संदेश के संप्रेषण में, तो उनके साथ साथ एक और भाषा चलती है और वो भाषा होती है जो उनके आवाज़ की जो ध्वनिगत विशेषताएं होती हैं यानी वाणी की विशेषताएं होती हैं वह भी उसमें सम्मिलित होती हैं। सामान्य अर्थ में आवाज़ के संकेतों से किए जाने वाले संप्रेषण को पराभाषा द्वारा संप्रेषण कहते हैं और वही आवाज़ की ध्वनिगत विशेषताएं होती हैं। जैसे सुर, किस सुर में हम बात कर रहे हैं, स्वरों का जो मान है, जो वॉल्यूम है उसका, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से वक्ता कर रहे हैं और इसके साथ और भी बहुत सारी विशेषताएं। भाषाविद जॉर्ज एल ट्रेगर ने अपने शोध के आधार पर एक प्रणाली जिसे वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं का विकास किया और बताया कि संदेश के संप्रेषण में आवाज़ की गुणवत्ता, स्वरों की ध्वनि एवं शब्दों के उच्चारण की भूमिका भी सम्मिलित होती है। और प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन के द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण मॉडल 7, 38 और 55 के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो शब्द वक्ता अपने संदेश में बोलते हैं उनकी भूमिका सिर्फ 7% होती है। 38% उनके आवाज़ का जो टोन होता है, जो उसकी गति होती है, जो उसके बीच में अंतराल होते हैं, जो उसका सुर होता है, जो उस पर दबाव होता है, इसके माध्यम से 38% इसके माध्यम से व्यक्त होता है संदेश का जो अर्थ होता है। जैसा हम जानते हैं कि जो संदेश का संप्रेषण होता है उसमें 55% 55% बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है और 45% यानी 45% भाषा के माध्यम से होता है, जिसमें सिर्फ 7% हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और बाकी 38% जो है 38% है वो शब्दों के वास्तविक अर्थ को जो व्यक्त करते हैं वो माध्यम होते हैं आवाज़ की
गति, आवाज़ का टोन, उसका तनाव, उसका दबाव और उसमें किए जाने वाले अंतराल, उसकी शैली। प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन संप्रेषण मॉडल ने बहुत ही कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की दुनिया में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण शोध को सामने ला करके रख दिया, जिसने पूरे कम्युनिकेशन के जो कंसेप्ट हैं, जो अवधारणा है संप्रेषण की, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश की और उसका प्रभाव पड़ा भी। जो इस प्रकार, जिसको विस्तार में हम इस प्रकार देखें कि पूरी जो संप्रेषण की प्रक्रिया थी उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। 7% शब्द श्रोता शब्दों के रूढ़ अर्थ को अपने तरीके से सिर्फ 7% शब्दों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। 38% पराभाषा यानी संदेश कहने के तरीके और शब्दों के उच्चारण, स्वर परिवर्तन के माध्यम से और उसकी गति के माध्यम से, उसके स्वरों पर जो दबाव होते हैं, तनाव होते हैं, उसके माध्यम से व्यक्त करते हैं। 55% शारीरिक भाषा के माध्यम से प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन यह तथ्य लेकर के सामने आए, ये शोध लेकर के, निष्कर्ष लेकर के सामने आए कि वक्ता अपने शरीर के माध्यम से 55% संदेश संप्रेषित करता है। वाणी की विशेषताएं के बारे में थोड़ा और दृष्टि डालते हैं। आवाज़ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और आवाज़ इतनी सूक्ष्म होती है, उसका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि वो किसी भी तरह की भावना को व्यक्त करने में सक्षम होता है। और इतना ही नहीं, यह जो आवाज़ होती है वह वक्ता के जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, जो उसने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसके इस तरह की जितनी भी पृष्ठभूमि है उसको सामने लाते हैं। स्वर परिवर्तन, सदा एक समान स्वर अथवा सुस्त स्वर की अपेक्षा श्रोता स्वर परिवर्तन में रुचि लेते हैं और प्रभावित होते हैं। कई बार वक्ता अपने संदेश को संप्रेषित करने में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि एक रस आवाज़ में बोलते हैं, एक समान स्वर में बोलते हैं, उसमें न वो स्वर परिवर्तन करते हैं, न उसकी गति में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और श्रोता ऐसे वक्ताओं से खिन्न महसूस करते हैं और इसीलिए संदेश का संप्रेषण भी वहाँ पर बाधित होता है। तो जो स्वर का परिवर्तन जो भी वक्ता करते हैं उसमें श्रोता ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसके संदेश को सक्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। जो गति होती है बोलने की, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है श्रोताओं पर, क्योंकि प्रति मिनट शब्दों के बोलने की गति जो वक्ता में होती है वो संदेश के अर्थ पर प्रभाव डालती है। अगर किसी भी शब्द को बहुत अलग अलग करके स्वर परिवर्तन को या उसकी गति को परिवर्तित करके बोला जाए तो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। विस्तार या तीव्रता जो होती है आवाज़ की, उसका किस तरह से बोला जा रहा है, उसकी कितनी प्रबलता है आवाज़ में, किसी भी शब्द को किस तरह से बोला जा रहा है, कितने प्रबल रूप से बोला जा रहा है या फिर कितने सौम्य रूप से बोला जा रहा है। यूँ हम कहें कि कोई हार्ड वॉइस हो या कोई सॉफ्ट वॉइस हो, अंग्रेजी में हार्ड और सॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत जोर दे करके बोला जाए या फिर कोई बहुत सौम्यता से मृदु, जिसको हिंदी में मृदुभाषी भी बोलते हैं, मृदुल ढंग से बोला जाए, वो श्रोताओं पर ज़्यादा असर डालती है। अंतराल का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वक्ता अपनी बातों में अंतराल का प्रयोग करते हैं। कोई वक्ता कोई ज़्यादा अंतराल ले लेते हैं। एक नियमित अंतराल और एक समुचित अंतराल संदेश को संप्रेषित करने में सहायक होते हैं, परंतु एक ज़्यादा लंबा अंतराल श्रोताओं को कहीं न कहीं खिन्न करता है। इसलिए इस प्रकार के जो वक्ता होते हैं उनके संदेश प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। उच्चारण
बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों का उच्चारण, शब्दों का चयन ही नहीं, सिर्फ अपने संदेश में शब्दों का चयन करते समय वक्ता बहुत सावधानी बरतते हैं, और उतनी ही सावधानी उन्हें अपने संदेश को संप्रेषित करते समय बरतनी चाहिए शब्दों के उच्चारण में। शब्दों का शुद्ध उच्चारण श्रोताओं को प्रेरित करता है और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पूरक शब्द जो होते हैं वो दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच में जो अंतराल होता है उसको भरने के लिए कई बार वक्ता इस तरह के शब्दों का, जिन्हें पूरक शब्द कहते हैं, दो वाक्यों के बीच में भी उस अंतराल को भरने के लिए वक्ता इस तरह के पूरक शब्दों का या पूरक वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे जो पूरक शब्द होते हैं वो संप्रेषण को बाधित करते हैं और श्रोताओं तक संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रेषित नहीं करते हैं। पूरक शब्द जैसे कोई हिंदी में तकिया कलाम भी कह सकते हैं इसको। ऐसा है कि या जैसे कि हर बात में कोई लोग की बहुत आदत होती है, किन्हीं किन्हीं लोगों की, और इस तरह के शब्द भी लोग बोलते हैं, तो इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द तनाव, शब्दों पर तनाव देने से शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, बात करते समय भी देखते हैं कि एक ही शब्द को अगर ज़्यादा तनाव दे कर के बोला जाए और कम तनाव दे के बोला जाए तो स्पष्ट रूप से ये दृष्टिगोचर होता है कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। टोन अथवा भावों की अनुकूलता संदेश के संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है। जिस तरह की भावना को व्यक्त किया जा रहा हो भाषा में, संदेश में, उसके अनुकूल वाणी का होना अति आवश्यक है। यानी कि आवाज़ का जो टोन है, जो उसका भाव है, किस भाव में हम बात करें, जो हम अनुभाव को संप्रेषित करना चाह रहे हैं उसके अनुकूल ही हमें, यानी वक्ता को अपने भाव में अपनी आवाज़ को रखनी चाहिए। तो हमारे भाव कुछ और हैं और हमारे बोलने में जो वाणी में जो भाव है वो कुछ और है, तो दोनों एक दूसरे को बाधित करेंगे और संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा। वक्ता की आवाज़ में उसकी स्थिति, लिंग, आयु तथा उसकी संस्कृति सम्मिलित होती है। यह इतना प्रभावशाली होता है कि वक्ता की आवाज़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, और उसका लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष, उसकी आयु क्या है, और उसकी एक ओवरऑल जो संस्कृति है, पृष्ठभूमि है, वो क्या है। तो यह आवाज़, जैसे कि टेलीफोन पर भी हम जानते हैं कि बात करते हैं तो उसकी एक छवि निर्मित हो जाती है वक्ता की, जो बोलते हैं उनकी श्रोताओं के मन में, जबकि वो उनको देखे भी नहीं होते हैं। तो वाणी की विशेषताओं के प्रभाव क्या होते हैं, इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। क्या आखिर इतना प्रभावशाली है तो किस तरह से ये प्रभावित करता है। तो जब भी कोई वक्ता किसी सभा संगोष्ठी में बोलते हैं, किसी संस्थान में या संगठन में, तो उनके बोलने के ढंग से, उनकी बोलने की शैली से यह पता चल जाता है कि उस संस्थान, संगठन, उस कार्यालय में उस वक्ता की स्थिति क्या है, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, किस स्थिति में है वो, उसकी जो संगठन में जो उसकी स्थिति है वो क्या है। यह वक्ता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का परिचय देती है। हम पहले भी इस पर ध्यान दे चुके हैं कि वक्ता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि उसकी आवाज़ में परिलक्षित होती है। वक्ता की मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। मानसिक और भावनात्मक स्थिति एक बहुत बड़ा सूचक होते हैं किसी की भी व्यक्तित्व के परिचय के लिए। तो वो जिस आवाज़ में, जिस शैली में बात करते हैं, वो उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी दर्शाते हैं कि वो किस तरह की
सोच और किस तरह का संवेदना, किस तरह के विचारों को रखने वाला व्यक्ति है। और वक्ता के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की सूचना तो देते ही हैं। वाणी की विशिष्टताएं संप्रेषण में स्पष्टता लाती हैं। जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं आवाज़ की, जिसे हम वाणी कहते हैं, वो वक्ता के संदेश के संप्रेषण में स्पष्टता लाती हैं। अंग्रेजी में जिसे क्लैरिटी कहते हैं, क्योंकि संदेश के संप्रेषण में स्पष्टता का होना बहुत ही आवश्यक है, वरना संदेश संप्रेषित नहीं हो पाएगा, उसको श्रोता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वक्ता जितना कुशल होगा, उसका संप्रेषण कौशल जितना भी विकसित होगा, उतना उसके आवाज़ में आप ये पाएंगे कि भाव के अनुकूल उसके संदेश उसकी आवाज़ में व्यक्त हो रहे हैं। यानी कि भाव के अनुकूल, संदेश के भावों के अनुकूल अपनी आवाज़ को व्यवस्थित करना किसी भी वक्ता के उन्नत संप्रेषण कौशल का परिचय देती है। तो यह बहुत ही अभ्यास के बाद ही ये किसी भी वक्ता के पास ये कौशल होता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, तभी ये कौशल अर्जित किया जा सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वाणी की विशिष्टताओं द्वारा संप्रेषण एक सूक्ष्म एवं उन्नत संप्रेषण कौशल है। बहुत हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्ड का है जो संप्रेषण कौशल। उसी में ही हम वाणी की विशिष्टताओं को पा सकते हैं। अन्यथा लोग कुछ भी बोल के किसी भी स्टाइल में जो प्रभावशाली नहीं होता है चले जाते हैं, लेकिन जब तक उसको उस भावों के साथ तालमेल करके आवाज़ को नहीं बोला जाए तो एक सामान्य सा संप्रेषण कौशल कहा जा सकता है। जबकि वाणी की विशेषताओं के साथ अगर संप्रेषित किया जाए संदेश को, तो वह एक उन्नत संप्रेषण कौशल कहा जा सकता है। यह संप्रेषण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम देख चुके हैं, इतने सारे बिंदुओं को देखने के बाद स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह पूरे संप्रेषण को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संदेश के संप्रेषण में वाणी की विशेषताओं का उपयोग कर संप्रेषण की गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। इस पर जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यह इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सूक्ष्म रूप से श्रोताओं को प्रभावित करती है। तो हाँ, किसी भी वक्ता को वाणी की विशेषताओं को अपने संदेश के संप्रेषण में सम्मिलित करने का अभ्यास करना चाहिए। और जब वो ऐसा करके और अपना संदेश का संप्रेषण करेंगे तो वो उच्च क्वालिटी का होगा, उत्तम गुणवत्ता का होगा। आवाज़ में गुणवत्ता, लय, गति, प्रतिध्वनि, स्वर सामंजस्य एवं उच्चारण से एक विशिष्टता का निर्माण किया जा सकता है। अगर वक्ता अपनी आवाज़ में इन सारी विशिष्टताओं को सम्मिलित करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से वह एक विशिष्ट संप्रेषण शैली का निर्माण करते हैं, जिसका कि एक विशिष्ट और बेहद सकारात्मक प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है और संदेश को कहा जा सकता है कि वह प्रभावशाली हो सकता है निश्चित रूप से। तो ये थी वाणी की विशेषताएं और उसकी क्या भूमिका होती है संदेश के संप्रेषण में। इस पर कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको इसके बारे में ज़रूर लाभ होगा, इसके बारे में आप समझ सकेंगे। धन्यवाद।